एवरीवन, कैसे हो आप सब यार। जी मैं आपकी दोस्त नवनी भारतीय वापस आई हूँ आपके संग नया लेक्चर लेके। आज का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है एंड सबसे मजेदार बात देखो, धीरे धीरे करते करते हंसते हंसते हम सेटिंग अप के लास्ट के 2 टॉपिक्स पे आ चुके हैं, पार्ट ए के। जी आपने तरह तरह की मुझसे बातें करी, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन, एमएसएमई का इनकॉर्पोरेशन, आपने न जाने क्या क्या, हमने बहुत सारी चीजें कर डाली, कंपनी के बारे में बातें। अब हम तरह तरह के लाइसेंसेस लेके आए हैं। मेरे आज के जो 2 टॉपिक्स हैं वो कुल मिला के लाइसेंसेस है, और ये लाइसेंसेस एग्जाम के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं दोनों चैप्टर्स की, तो अपने आप में अच्छा खासा वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का रखते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर्स आसान है, टिप्स पे याद हो जाने वाले चैप्टर्स हैं आपके लिए। आपने कहा मैम बताओ जी हम क्या कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉज, वेरियस काइंड ऑफ लॉज which are applicable to different kind of organizations। कि एलएलपी को बिगनिंग में क्या चाहिए, कंपनी को बिगनिंग में क्या चाहिए, पार्टनरशिप को बिगनिंग में क्या चाहिए। कह रहे हैं मैम इन्हें क्या ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया मेरे, जो ठेला लगा के सड़क पे गोलगप्पे बेच रहा है ना कायदे से, तो उसको भी फूड रजिस्ट्रेशन चाहिए। कह रहे अरे नहीं मैम। हाँ कह रहे मैम लेते तो नहीं है वो लोग, लेते हैं। आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएं पता करें तो जो पुराने ठेल वाले हैं जो सालों से लगा रहे हैं वो लेते हैं, और तभी उनको पुलिस तंग नहीं करती है। पुलिस उन्हीं को तंग करती है, आके जो डंडा बजाती है यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं फूड रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होता। क्या ना मैम छोटे से ठेले तक को भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। एग्जैक्टली तो ये हम करने वाले हैं आज के 2 टॉपिक्स में। आपने कहा मैम ठीक है मजा आ गया, गोलगप्पे खाएंगे और पढ़ाई करेंगे। यस मैम हूं और खाने की बातें ना हूं, है ना। तो आपने कहा मैम ठीक है बताओ हम क्या करने वाले हैं। देखिएगा यार, सबसे पहले तो एक ब्रीफ क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए, बहुत तरीके की चीज। कह रहे मैम हम तो ऊपर की सिर्फ हेडिंग देखेंगे, हम तो देखेंगे नहीं अंदर का मैटर। अगर पहला टॉपिक रजिस्ट्रेशन है तो प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, मैंडेटरी नहीं है बट करा लेना चाहिए अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, सबका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट 2008 एंड आपका कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट 2013। देखते भी क्यों हूं, देखो मत मेरी तरफ देखो, ठीक है आ जाओ। कह रहे मैम आपकी देखते ही आप हल्का सा धुंधले हो गए, कोई बात नहीं, धुंधले सही, ठीक है। एंड आई होप आपको मेरी बात समझने में दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। हल्का सा प्रॉब्लम है बट आप सबकी दुआओं की वजह से, बेस्ट विशेस की वजह से मैं काफी अच्छी हो गई हूँ, ठीक है। लीगल स्टेटस, कह रहे मैम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, जबकि एलएलपी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी सबका अपना लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेटली होता है। कह रहे हैं मैम बिल्कुल। मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करें, पार्टनरशिप की और सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है मेंबर्स की, पार्टनर्स की, जबकि एलएलपी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी आपका सब में आपका कहीं ना कहीं लिमिटेड लायबिलिटी है। इनफैक्ट कंपनी में तो जो अनपेड अमाउंट है उतनी आपकी लायबिलिटी है। नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप 1, पार्टनरशिप 2, प्राइवेट कंपनी 2, ओपीसी 1, पब्लिक कंपनी 7 एंड एलएलपी अगेन 2, राइट। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स। कह रहे हैं मैम ये तो आपको एक रिवीजन करा रही हो ना, ये आपका इस टॉप आप स्टडी मटेरियल खोलोगे ना तो ये डायग्राम्स एज इट इज दिए हुए हैं, और मैंने कहीं ना कहीं वो आपके संग कवर इसलिए करा लिए, कल को एग्जाम में डिफरेंस आ जाए तो आप ये ना कह दो मैम ने कराया नहीं, मैम ने सब कराया है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं, प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में तो ये सब अलाउड नहीं है भैया, है ना। और मैम अगर उसमें बात करें हम लोग एलएलपी में अलाउड है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में अगर हम बात करें तो इन सब टाइप ऑफ कंपनीज में अलाउड है। सॉरी, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई अपने को। नेक्स्ट, टैक्सेशन। यार सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप इंडिविजुअल के रूप में आपका टैक्सेशन होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में नॉर्मल प्रॉफिट्स जो भी चार्जेस लगते हैं ये तो आप इनकम टैक्स में कवर कर रहे होगे। एलएलपी में आपके आप स्लैब्स हैं ही, कंपनी में अलग अलग आपके स्लैब्स, सो 30% नॉर्मली आपका टैक्स रेट लगता है, वो आप वहां कवर कर चुके हो। एनुअल मीटिंग प्रोप्राइटरशिप में होती नहीं है कोई जरूरत, पार्टनरशिप में होती नहीं है। ओपीसी में जनरल मीटिंग नहीं होती क्योंकि एक ही बंदा है, पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं बोर्ड मीटिंग की तो बोर्ड मीटिंग होती है, साल में 2 बार तो एटलीस्ट होनी चाहिए।
ठीक है, ये आप कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे। एंड LLP में कोई एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है मीटिंग्स की, प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज में है। आपका ये जनरल मीटिंग का जो टॉपिक है उसमें ये कवर होता है, ठीक है। तो अगर जनरल मीटिंग्स की बात करें, कह रहे हैं मैम जनरल मीटिंग्स प्रोप्राइटरशिप में नॉट रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप में नॉट रिक्वायर्ड, LLP में नॉट रिक्वायर्ड, OPC में बोर्ड मीटिंग होती है और वो भी तभी होती है बेटा साल में 2 बार जब मोर देन 1 BOD होता है। अगर एक से ज्यादा BOD नहीं है तो क्या जरूरत है ना। एंड प्राइवेट पब्लिक कंपनीज में तो होती है। एनुअल फाइलिंग कोई प्रकार की प्रोप्राइटरशिप में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्टनरशिप में भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ LLP में होती है, बिल्कुल होती है। फॉर्म नंबर जल्दी बताओ, कह रहे हैं मैम हमें आता है तो बताओ ना फॉर्म नंबर क्या है। फॉर्म नंबर 8 और फॉर्म नंबर 11 याद आता है। एंड यहां पर भी आपका ऑफकोर्स जाता है MGT 7, इनके में जाता है OPC में MGT 7A, सेक्शन 92 में ये कवर होता है कंपनीज एक्ट के, ये भी। तो इनको तो एनुअल रिटर्न भरने हैं कंपनी लॉ में भी और इनकम टैक्स में भी। तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जरूरत नहीं है, बाकी सब में तो जरूरत है ही, LLP में भी, प्राइवेट पब्लिक कंपनी में भी और OPC में, ठीक। नेक्स्ट लीगल डिटेल्स, सर इनके नाम ही है, ठीक है। एग्जिस्टेंस और सर्वाइवेबिलिटी आपका कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं परपेचुअल सक्सेशन की, तो परपेचुअल सक्सेशन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें होता है नॉर्मली, इसमें होता है और इसमें भी होता है। इसमें तो आपका नॉमिनी का कॉन्सेप्ट होता है तो इसलिए रहता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन ओनरशिप, यहाँ पे फॉरेनर्स अलाउड नहीं है ऐसा सोल प्रोप्राइटर खोलना, आपके पार्टनरशिप में भी अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे अलाउड है कुछ केसेस में RBI की परमिशन से, कुछ केसेस में बिना RBI की परमिशन के भी। ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट का चक्कर होता है एक्चुअली, विथ और विदाउट द RBI का अप्रूवल। एंड यहाँ पे आपके फॉरेनर्स अलाउड है विथ विदाउट द अप्रूवल ऑफ RBI, वही सेम बात। यहाँ आपके फॉरेनर्स जो है वो अलाउड है इन द सेंस कि आपके अगर वो सिटीजन, आपके वो 3 बातें थी ना मिस्टर C वाली, मेजर, रेसिडेंट और सिटीजन, तो सिटीजन आपका इंडियन होना चाहिए, रेसिडेंट कहीं का भी हो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। सो इस पॉइंट को आप अलग तरीके से करिएगा, देखिए, ठीक। दैट्स इट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अगर मैं बात करूं। हाँ जी, तो हमने करी ये सारी बातें, एक सेकेंड बेटा मुझे देना। हमने रजिस्ट्रेशन की बात करी, रजिस्ट्रेशन किस किस को रिक्वायर्ड है किसको नहीं। लीगल स्टेटस, ऑब्वियसली प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का एज सच कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, LLP और कंपनीज का है, इन दोनों को तो आप एक ही कैटेगरी मान के चलो, राइट। नेक्स्ट वी डिड लायबिलिटीज आपकी मेंबर्स की, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड की हमने बात करी कहीं ना कहीं, आपने कहा मैम ठीक है। देन वी सेड ट्रांसफरेबिलिटी, ऑब्वियसली पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप में अलाउड नहीं है, बाकी में है। टैक्सेशन की हमने बहुत ज्यादा बात करी नहीं है, ये आप इनकम टैक्स में करते ही हो। एनुअल स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, प्रोप्राइटरशिप में कौन किससे बात करेगा, अकेला आदमी। पार्टनरशिप में भी कोई मैंडेटरी नहीं है, LLP में भी नहीं है, बट कंपनीज में है। OPC में मेंबर्स की नहीं है, बट बोर्ड की साल की 2, और जनरल मीटिंग्स और बोर्ड मीटिंग प्राइवेट पब्लिक में तो है ही है। एनुअल फाइलिंग आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होती नहीं है, LLP में फॉर्म 8 और फॉर्म 11 जाता है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 92 में MGT 7 और OPC के केस में MGT 7A आफ्टर अमेंडमेंट जाता है। नेक्स्ट वी डिड लीगल डिटेल्स, इनके नाम, एंड देन वी ऑल्सो डिड एग्जिस्टेंस और सर्वाइवेबिलिटी, आप कौन एग्जिस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में, परपेचुअल सक्सेशन और कौन नहीं करता है, ठीक है। इसको मैं बेटर लिख देती हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आया तो। कह रहे हैं मैम वैसे तो देखा जाए तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन है, हमें ये वाले पॉइंट्स आते ही हैं। एग्जैक्टली मैं चाहती नहीं थी टॉपिक में कुछ भी छूटे, इसलिए मैंने कवर कराया। कह रहे हैं मैम ठीक है। नेक्स्ट वी डिड 11th
फॉरेन की ओनरशिप आपके सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अलाउड नहीं है। बाकी सब में आरबीआई की अप्रूवल वगैरह से अलाउड है। ओपीसी में भी फॉरेन सिटीजन अलाउड नहीं है, फॉरेन रेसिडेंट तो अलाउड है ही यार, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी की हम बात कर चुके हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी की 3 मेन बातें कह रहे हैं मैम। एक तो हमें ये बात पता है ये सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल जी। एजुकेशन, आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर कुछ भी प्रमोट करने के लिए। सेकंड, ये किसी भी प्रकार के जो रिटर्न्स होते हैं, इनकी जो कमाई होती है, ये रिटर्न्स कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एग्जैक्टली। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो ये उनको क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं इन द सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी के ही ऑब्जेक्ट्स में दोबारा पैसा लगा लेते हैं। तो वैसे तो देखो यार बहुत कम चांसेस हैं कि सेक्शन 8 कंपनी के प्रॉफिट्स हों, बट अगर फिर भी होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसे री इन्वेस्ट करने की बात करोगे, आप उसे कभी भी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने के लिए कहोगे। क्लियर है? ठीक, तो यही बात हो गई सेक्शन 8 की। कह रहे हैं मैम ठीक है। सेक्शन 8 के एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली यार टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं अंडर सेक्शन, मैं आपको सेक्शन भी बता देती हूँ इनकम टैक्स का। 12AA एंड 80G होता है इनकम टैक्स का, जिसके तहत इसके रिगार्डिंग बातचीत होती है। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं पे करनी होती, आई एम सॉरी, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह पे नहीं करनी होती हैं। मिनिमम शेयर कैपिटल, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज नो ऑथराइज्ड कैपिटल एज सच। लास्ट में प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कुछ भी वर्ड नहीं लगता इनका, ये तो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन वगैरह लगाते हैं। ऑफ कोर्स सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज वंस यू आर रजिस्टर्ड ना, तो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी आ गई, देयर इज ट्रांसपेरेंसी। सो वो वाली चीज है आपके, ठीक है। ये एडवांटेजेस हैं। मैं आपसे अगर बात करूं ना तो इस चैप्टर में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इन सब के भी एडवांटेजेस दिए हुए हैं। आपने वो एडवांटेजेस सिर्फ एक बार रीड करने हैं, और मैं तो कहूं एडवांटेजेस करो भी मत। क्यों मत करो? आप इवेंचुअली चैप्टर वाइज एग्जाम्शंस तो कर ही रहे हो ना। तो आपने कहा मैम वहीं से तो हो जाएगा, एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखो यार, जो आपकी कंपनी को एग्जाम्शंस मिल रहे हैं कि जैसे लेट्स से कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, या कंपैरिजन अगर आप देख रहे हो बिटवीन टू कंपनीज, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यही तो आपका बेनिफिट्स बन जाएगा एक तरीके का, एक ही नहीं है। सो आप अलग से मत करो उन टॉपिक्स को, आप जो थ्रू आउट द बुक एग्जाम्शंस करके आ रहे हो उससे काम चलाओ यार, वो बन जाएंगे आपके। आप क्यों एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछेगा कि यार टेल अस द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, इतना सिंपल सवाल तो वो वैसे भी नहीं पूछेगा, राइट। सब देखें एग्जाम्शंस, हम सेक्शन 8 कंपनी को देख लेते हैं। जनरल मीटिंग में इनको एग्जाम्शंस हैं, इनको इंस्टेड ऑफ गिविंग 21 डेज का नोटिस, ये तो सिर्फ 14 डेज का नोटिस देते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 21 डेज, सेक्शन 101। नेक्स्ट, इनको कोई भी प्रकार की मिनट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं करने, यानी सेक्शन 118 एंड सेक्शन 119 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सेक्शन 118 एंड 119 नॉट एप्लीकेबल एज सच। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी जो कॉपी जाएंगी वो ऑब्वियसली 14 दिन पहले जाएंगी इंस्टेड ऑफ 21, बिकॉज सब कुछ 14 दिन पहले जा रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्टरशिप की जो लिमिट होती है मैक्सिमम 15 की, वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये 15 से ज्यादा रख सकते हैं कैसे भी। इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 अपॉइंट नहीं करना, इनको साल में 4 बोर्ड मीटिंग नहीं करनी, इनको साल में सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। मैं आपको बता दूं, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी को वैसे भी साल में 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी होती है 4 की जगह पे। इनको कोई प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का या उससे रिलेटेड 5 चीजें, ना इनको सीएस अपॉइंट करना है। ये हमारे लिए तो दुख की बात हो गई है ना, बट सेक्शन 8 कंपनी के लिए अच्छा है, एग्जेम्पशन है। सो दे डोंट हैव टू प्रिपेयर मिनट्स, दे डोंट हैव टू सेंड द नोटिस 21 डेज बिफोर, बट रादर 14 डेज पहले। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी थोड़े दिन पहले, 14 दिन पहले ही जाएगा आपका कहीं ना कहीं। कोई प्रकार की एज सच कमिटीज नहीं बननी, बोर्ड मीटिंग साल में वैसे भी 2 बार होनी है कुल मिला के इनकी।
एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना, CS अपॉइंट नहीं करना, तो इनको ये काफी सारे एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं, एग्जाम के हिसाब से ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कह रहे मैम कितनी बार कराओगी, देखा ये चैप्टर तो आप कर ही चुके हो, सेक्शन 7। पहला स्टेप DSC में हम हासिल करेंगे और डिन लेंगे। आपने कहा मैम बिल्कुल जी, डिन आप मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स का ले सकते हो, 3। कह रहे मैम मेथड भी हम बता दें, बता दो जी, स्पाइस प्लस, ठीक है। टाइप ऑफ कंपनी सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, क्या है, नाम लेंगे उसका, ठीक है। रिमेंबर नाम लेने के लिए कितने दिन का रिजर्वेशन है, 20 डेज का। MOA AOA तैयार करेंगे अपन, ठीक है। स्टैंपिंग आजकल होती नहीं है, बट फिर भी कहां जहां जरूरत पड़े। एंड उसके बाद ये सारे कागज हम किसको भेज देंगे मैम, ROC को। ROC देगा COI जिसमें लिखा होगा सिन। और बात यहां खत्म नहीं होगी, इवन हमें एक और सर्टिफिकेट लेना होता है विच इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये भी ले लेंगे हम 180 डेज में, INC 20A भेज के, और हमारा काम बन जाएगा। ये तो अगर आपने मेरे संग कंपनी लॉ एंड सेटिंग अप के बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं ना, बिगनिंग वाले चैप्टर्स, बेसिक्स, आपका वहीं पे ये कवर हो गया है, आपको दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट हैव अ गो थ्रू ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं कर रहा, राइट। अब आया GST रजिस्ट्रेशन की बातें। मैं मान के चलती हूं कि ये तो GST का बेसिक है, फिर भी हल्की हल्की सी आपको मैं बातें GST के बारे में बताना चाहती हूँ। आपने कहा मैम बता दो जी, हम भी सुनना चाहते हैं आपसे GST की बातें। चलो जी, तो फिर बताओ GST रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी है। आपने कहा मैम मैंडेटरी उनके लिए है जो कहीं ना कहीं आपके सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं साल के 20 लाख एनुअल टर्नओवर उससे ज्यादा, या गुड्स का अगर सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए का से ज्यादा का साल का। एंड पूरे GST में आपको ये बात पता होगी कि वहां पे वर्ड सप्लाई यूज किया जाता है हर जगह पे, ठीक है। सो वी हैव 20 लाख एंड 40 लाख रुपीस। अगर कोई ऑप्शनल GST का रजिस्ट्रेशन लेना चाहे तो वो तो है ही है, बट मैंडेटरी किसके लिए है, 20 लाख से ज्यादा की सर्विसेज या 40 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स। ये थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी पूरे इंडिया में नहीं है, स्टेट वाइज ये चेंज होती है। तो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये थ्रेशोल्ड लिमिट काफी कम है। एंड अगर आप बिजनेस कैरी करते हो विदाउट दिस GST रजिस्ट्रेशन तो भाई साहब वो ऑफेंस माना जाता है एंड आपको एक यूनिक नंबर मिलता है विच इज ऑफ कोर्स कॉल्ड एज GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपका स्पेशल नंबर होता है जो आपको रजिस्ट्रेशन में मिल जाता है। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। एवरीबडी ओके विद दिस, GST के रजिस्ट्रेशन को आप और डिटेल में कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स इन योर GST का सब्जेक्ट आपको सर मदद करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। आपने कहा मैम एब्सोल्युटली लवली। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ, अगर लेबर लॉस की बात करें, देखो यार कह रहे मैम लेबर लॉस क्यों बता रही हो, बिकॉज यार जब आप चाहे प्रोप्राइटरशिप खोलो, पार्टनरशिप खोलो, कंपनी खोलो, आप कुछ भी खोलो, आप अपने ऑब्वियसली एम्प्लॉयज हायर करोगे, वर्कर्स हायर करोगे। और आज के डेट में एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ कोड्स हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंट में 2019 में एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आया है कि गवर्नमेंट ने यूनिफाई करे हैं बहुत सारे लेबर लॉज। सो वो हम पढ़ेंगे पार्ट बी में। बट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्टिव वर्क एंड एडिक्वेट अर्निंग। बेसिक यार, पहले जमाने में ना अंग्रेजों के टाइम में और उससे पहले लोगों को काम पूरे पूरे दिन कराते थे, लाइक लिटरली 14-14, 16-16, 18 घंटे लोगों से काम कराते थे और उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं देते थे। सो वी सेड मिनिमम वेजेस भी हूं एंड एक आपके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स भी हूं, उससे ज्यादा आवर्स ना आपके जाएं। नेक्स्ट सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज इन द सेंस ऑफ इंश्योरेंस। अगर उन्हें कुछ हो जाता है या उन्हें चोट लगती है तो फैमिली की देखभाल कहां से होगी, इंश्योरेंस का पैसा। वर्क लाइफ बैलेंस, एज आई सेड, आवर्स फिक्स्ड होने चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट सिक्योर हो, सेफ हो, एक दूसरे के अगेंस्ट भी लेबर बात कर सके, आवाज उठा सके अगर कोई गलत कर रहा है तो। सिकनेस एंड एक्सीडेंट बेनिफिट्स, एज आई सेड, इवन नाउ मैटरनिटी बेनिफिट हैज गॉट सो मच चेंज इन इंडिया। आप सोचो कितनी कम छुट्टी मिलती थी महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन को, और अब कितनी अच्छी नंबर ऑफ हॉलीडेज लाइक 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेट मिलती हैं। अप्रोक्सीमेट मैं आपको कह रही हूँ,
राइट। नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी, लेबर वेलफेयर, ठीक है, बोनस है, ईपीएफ है, आपका ग्रेचुइटी है, फेयर ट्रीटमेंट इन द वर्क प्लेस, मेन एंड वुमेन बोथ शुड गेट इक्वल इंपॉर्टेंस, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन एट वर्क, ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, वी हैव चाइल्ड लेबर एक्ट, एंड फोर्स्ड लेबर ना हो, बंधुआ मजदूर टाइप के ना हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे while taking कंसिडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर लॉज, की सोसाइटी में बचाना है, इंश्योरेंस देना है, उनके मिनिमम वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेजेस सेट करना है, विमेन एंड मेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, बच्चों को काम पे ना लाया जाए, चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड फॉर द वर्क और एनीथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीजें आपकी लेबर लॉज से रिलेटेड है, राइट। रीसेंट डेवलपमेंट एज आई सेड, ये 4 मेजर चीजें आई हैं जो आपने याद करनी है। कोड ऑफ वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। आपके ये 2019, 20, 2020 के एप्लीकेबल हैं। वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है आपके काम से जो रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल हैजार्डस इंडस्ट्रीज जो होती हैं या मेटल एंड माइनिंग का काम जहां पे होता है, ये खतरनाक है। न्यूक्लियर वेपन्स का काम होता है, ऑब्वियसली डेंजरस है ना। एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो ये हमारे पार्ट बी में कवर होती हैं चीजें काफी सारी, ठीक। नेक्स्ट आए हमारे 2 टाइप के लॉज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज भी होते हैं कई सारे, कुछ जनरल लॉज होते हैं। जनरल लॉज लाइक सब पे ही एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक लॉज जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड ये आप सेक्रेटेरियल ऑडिट के थ्रू पता करते हो, मतलब बिकॉज ये आपका काम है पता करना एज अ सीएस, आपने कहा मैम ठीक है। बहुत तरह तरह के पैरामीटर्स हम लेते हैं, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, बोरोइंग्स, लोन, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स कितने हैं, देखिए ये की फाइनेंशियल पैरामीटर्स हो गए। सेकेंड, ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है। आप अगर कोई ऐसे एरिया में आपकी इंडस्ट्री है जो ताजमहल के पास में, लेट से, ऑब्वियसली आप खतरा हो, तो इसलिए हम आपके ऊपर एनवायरमेंटल लॉस भी लगाने होंगे। थर्ड, आपका स्टेटस कंपनी का क्या है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइंस, अनलिस्टेड है तो थोड़ा चिल है। फोर्थ, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, ओपीसी। रजिस्ट्रेशन कौन कौन सी अथॉरिटीज से चाहिए, लेट से आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन। सेक्टोरल रेगुलेटर्स, अगर कोई सेक्टरी स्पेशल सेक्टर को बिलोंग करते हो आप, ठीक है, कौन से सेगमेंट को बिलोंग करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, ट्रेडिंग करते हो, सर्विसेज दे रहे हो, ई कॉमर्स है, क्या है आपके ऊपर राइट्स वगैरह क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है शेयर होल्डर्स के संग, एम्प्लॉयज के संग आपका कैटेगरी कैसा है। सो ये सारी चीजों से आप ये डिसाइड करते हो कि आपके ऊपर स्पेसिफिक लॉज कौन से लगने हैं एंड एक जनरल में जो जनरल लॉज लगने हैं वो कौन से लगने हैं। सो यू हैव टू बी वेरी सेक्रेटेरियल ऑडिट करते समय बहुत ड्यू डिलिजेंटली आपको काम करना होगा टू आइडेंटिफाई कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कौन से टाइप के लॉज एप्लीकेबल हैं। फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखने हैं, ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स आपको देखने हैं, टाइप कौन सा है कंपनी का वो देखना है आपको, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, बिकॉज सेबी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अग्रीमेंट्स आपके कैसे हैं, क्या आपके ऊपर एसईजेड या सेक्टोरल रेगुलेटर्स की भी कोई गाइडलाइंस लगती हैं, एंड आपके ऊपर कितने वर्कर्स हैं, तो आपके उस हिसाब से ना लेबर लॉज कौन कौन से एप्लीकेबल होने वाले हैं, बिकॉज लेबर लॉज भी सब पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे 10 या 20 नंबर होता है नॉर्मली कि आपके यहाँ अगर 10 वर्कर्स हैं या 20 वर्कर्स हैं तो उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो अब आप देखिएगा ये जो आगे फॉलोड ऑन है ये मैं कहूंगी तो नहीं, बट हाँ यार एमसीक्यू के हिसाब से ना आप इन्हें एक बार रीड जरूर कर लें। तरह तरह की इंडस्ट्रीज आने वाली हैं और तरह तरह की इंडस्ट्रीज में कौन कौन से एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, सिर्फ इसी की अब लिस्ट दी हुई है, मैं आपको बता दूं आपकी बुक्स में। ठीक है, अब जैसे ट्रेडिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री है तो आप देखो जितने भी आईपीआर के एक्ट्स हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वाले, वो सब एप्लीकेबल है। ठीक, ये देखना ये सब एप्लीकेबल हैं आपके ऊपर। फिर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, नापने वाली तराजू वगैरह वाली, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट अगर आप दुकान खोलोगे,
फूड सेफ्टी, अगर आप फूड वाले उसमें जाते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, टैक्सेस हो सकते हैं। सो ये एक रीडिंग लगा लीजिए आप, ठीक है, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना। ये इस तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट, विसिल ब्लोअर्स, there are a lot of acts, in fact there are a lot of acts which you are never going to study also, right? IFSC and अगर बुलियन एक्सचेंज इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर ऑफ कोर्स सेबी एप्लीकेबल है, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IFSC ये हो सकता है एप्लीकेबल, ठीक है, फेमा एप्लीकेबल है। सो इस तरीके की चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल है। डिपॉजिटरीज एक्ट एप्लीकेबल है। सो जिस उसको बिलोंग करते हो, स्टार्टअप्स एंड कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, कंपटीशन एक्ट, एनवायरमेंट, यू नो, इवन कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वाले भी इसमें आ जाएंगे। फेमा अगर बाहर से पैसा उठा रहे हो आप, सेक्सुअल हरासमेंट ऑलमोस्ट सब जगह एप्लीकेबल है। फार्मा इंडस्ट्री के अलग ही हिसाब किताब है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, मतलब देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स। बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि आपकी वजह से वेस्ट क्रिएट होता है हॉस्पिटल्स वगैरह के, राइट? सो पेट्रोलियम एक्ट, बॉयलर्स एक्ट, बहुत तरह तरह के एक्ट एप्लीकेबल है, राइट? आप कहाँ तक ये याद करते जाओगे लिस्ट को और कब तक यू नो परेशान होंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग एक्ट और RBI एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब there can be, you know, direct acts which are applicable and there can be indirect acts which are applicable. अब आप देखो ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में वीकली हॉलिडे एक्ट तक एप्लीकेबल है। सो nobody even knows, I think so, about the existence of such acts. बहुत ही कम लोगों को you know पता होता है। इंश्योरेंस में भी बड़े तरीके के एक्ट्स एप्लीकेबल हैं। सो जस्ट गो थ्रू दीज, एक बार रीड कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक आप वो भी करने वाले हो मेरे ख्याल से, ठीक है। सो ये लिस्ट दी हुई है आपकी बुक्स में, आखिर में लास्ट के सारे पन्ने यही हैं, तरह तरह के आपके रियल एस्टेट कंपनीज और यू नो कौन कौन से एक्ट्स हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पे कौन से एक्ट्स हैं। सो दैट्स इट, राइट? कह रहे हैं मैम, ठीक है, जस्ट हैव अ रीडिंग। एग्जाम में आने के चांसेस तो नहीं है यार, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, क्यों वो देंगे ये सब कुछ आपको? कह रहे हैं मैम यही सब है इसमें, या यही सब है इसमें। एनवायरमेंटल लॉज या वाटर मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है। आजकल बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट बहुत जबरदस्त उस पे लेवल पे चल रहे हैं। सो या एनवायरमेंटल एक्ट्स कैन बी अ बिट इम्पॉर्टेंट, राइट? वो लास्ट का टॉपिक है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर लाइट है, इसको लाइटली ही करिएगा। बिगनिंग का जो एक चार्ट मैंने आपको प्रॉपर करवाया है वो जरूर से एक ब्रीफ देखिएगा। सेक्शन 8 कंपनी, उसके एग्जेम्पशंस वगैरह हमने बात करी, एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आए। लेबर लॉस का रेफरेंस आया, IPR का रेफरेंस आया आपका। सो दैट इज इट। इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा परेशान इस चैप्टर में नहीं होना। हाँ, अगला वाला चैप्टर अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बिकॉज वो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है। GST का रजिस्ट्रेशन, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अपने GST के सब्जेक्ट में कवर जरूर से कर लीजिएगा। आपने कहा मैम बताओ जी अब क्या शुरू कर रही हो हमारे संग? अब मैं शुरू कर रही हूँ आपके संग तरह तरह के लाइसेंसेस, तरह तरह के रजिस्ट्रेशंस। आपने कहा ठीक है मैम, अभी अभी ये पिछला वाला टॉपिक हमने किया है, इनिशियल लॉस क्या क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशंस कवर कराऊंगी और मैं आपको बता दूं बेटा, ये वाला टॉपिक ना आपका MCQ के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव के हिसाब से भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए 6 से 8 नंबर का आपको ये टॉपिक दिख जाएगा आराम से। सो इंडिविजुअल टॉपिक वाइज करेंगे, इसको हमें टिप्स पे करना है। फॉर एग्जांपल पहला ही आ गया हमारे पास पैन, राइट? पैन कह रहे मैम, पैन वो तवा वाला पैन नहीं, ये पेन वाला पेन। अरे नहीं यार, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसी पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ना तो आपकी मस्त बेइज्जती हो जाएगी। कह रहे मैम पूछो ना, हमें बेइज्जती कराने में अच्छा लगता है। टैन कह रहे मैम टेम्पररी अकाउंट नंबर। गलत जवाब, मुझे पता था तुम अपनी बेइज्जती खुद से कराओगे। टैन का मतलब है टैक्स ब्रैकेट में डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, राइट? सो इट्स नॉट टेम्पररी। बच्चों से अक्सर पैन के बाद टैन पूछा जाता है और बच्चे यही बोलते हैं टेम्पररी, राइट? सो परमानेंट अकाउंट नंबर इज शुड बी टेकन बाय एवरी पर्सन हु इज अर्निंग इनकम, वेदर अंडर द टैक्स स्लैब रेट और नॉट। इट डजेंट मैटर आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेट लगता है या नहीं लगता है, बट पैन वर्क्स एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ
और आज की डेट में तो बैंक्स वगैरह और कई सारी जगहों पे आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। कह रहे हैं मैम कितने होते हैं इसमें, कितना एक यूनिक नंबर होता है ऑफ कोर्स, एंड ये सबका अलग अलग होता है। टोटल 10 होते हैं, 10 कैरेक्टरिस्टिक कह रही हूँ, 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक बनता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम लेटर्स, लेट्स से ABCD, ठीक है, इस तरीके से, एंड उसके बाद कुछ नंबर्स आते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 और आपका इस तरीके। सो टोटल 10 वो होते हैं एंड 4 नंबर्स एंड मोस्टली 6 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। देखो यार, पहले तो मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट पूरे चैप्टर में भी पहले तो सारी चीजों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता था, फिर इवेंचुअली इन्होंने ऑफलाइन कम ऑनलाइन दोनों कर दिया। अब आप जानते हो ऑब्वियसली प्रेफरेबल कौन सी चीज रह गई है, ऑनलाइन। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो आपको कहीं ना कहीं पैन देता है, एंड ऑफ कोर्स यूनिक है, तो हर पर्सन को आइडेंटिफाई करना, उनके ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करना आज की डेट में बहुत आसान है, जरूरी है। इनकम टैक्स में आपके टैक्स पेमेंट्स वगैरह में, TDS TCS के क्रेडिट्स में जब लौटते हैं पैसे टैक्स डिडक्टेड जो होते हैं, रिटर्न्स ऑफ इनकम में, ITR फाइलिंग में, तो इन सबके लिए पैन चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट बिना पैन के तो आपको लाइक सीवियर पेनल्टीज है, सीवियर पनिशमेंट्स हैं। टैक्स स्लैब रेट भी आप सीधे 30% में कवर हो जाते हो, द हाईएस्ट स्लैब रेट में। सो ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट वर्क्स एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो अगर आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे जाएं तो फर्स्ट इट इज यूनिक, सेकंड 10 कैरेक्टर्स का होता है, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, इसको बहुत हेल्प होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी प्रूफ आपका कहीं ना कहीं। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में काम आता है। सो या नेक्स्ट हमने बात करी आइडेंटिटी प्रूफ की तरह ऑब्वियसली काम करता है। सो ये आपका एक ब्रीफ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। किस किस के लिए मैंडेटरी है यार पैन लेना, मैं आपको बता दूं, जिसकी भी टोटल इनकम एक्सेसिबल, जो भी एसेसिबल इनकम है वो उसको क्रॉस कर रही है एंड भले ही टैक्सेबल ना हो, कहीं ना कहीं आपको लेना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट को लेना जरूरी है। नेक्स्ट जो भी कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है जिसका टोटल सेल टर्नओवर वगैरह 5 लाख से ज्यादा एक्सीड करेगा एनुअल, तो कहीं ना कहीं उसको लेना जरूरी है। बाकी कोई और डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जहां पे पैन देना जरूरी है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में तो आप अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाते हो ना तो पैन सबमिट करना लाइक मैंडेटरी है, तो इस केस में आपको चाहिए ही चाहिए। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट कैटेगरीज, वी हैव अ फ्यू कैटेगरीज, बात करते हैं, देखिए दिखाती हूँ। फर्स्ट एसेसिबल है अंडर इनकम टैक्स, भले ही टैक्स नील का जा रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट जो भी कोई बिजनेस 5 लाख से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर टाइप का करेगा, या जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके जहां जरूरत है पैन मांगा है, सो वहां की बात हो गई आपकी कहीं ना कहीं, ठीक ठीक। नेक्स्ट अभी सिग्निफिकेंस ऑफ पैन तो मैंने आपको बताया, अगर पैन नहीं है तो आपके ऊपर 30% का डायरेक्ट जो हाईएस्ट स्लैब रेट है इंडिया में वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी इनकम कितनी है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट रेफरेंस नंबर के रूप में काम आता है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, भले ही आप इनकम टैक्स पे ना कर रहे हो तब भी मैंडेटरी है, अगर आप पैसे कमाते हो तो यू नीड टू हैव अ पैन, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, इंडिया से बाहर से लोग आए उनको भी इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कह रहे हैं मैम ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखो भैया मैं तो ऑनलाइन वाली इंसान हूँ, ऑनलाइन में विश्वास रखती हूँ, आप तो मुझसे भी आगे हो कहीं ना कहीं। लेट्स टॉक अबाउट द ऑनलाइन प्रोसेस एंड दैट इज जस्ट वन फॉर्म 49A। बहुत सिंपल काम हो गया है आज की डेट में। वैसे तो ऑनलाइन भी यही फॉर्म है, ऑफलाइन भी यही फॉर्म है, और आपको अगर आप नया पैन सबमिट कर रहे हो, फॉरेन सिटीजन हो, तो आपको 49AA सबमिट करना है। सो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में ही पैदा हुए हो, सो यू हैव टू सबमिट 49A। इफ यू आर अ फॉरेन सिटीजन यू हैव टू सबमिट 49AA। आपने कहा मैम ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, राइट।
नेक्स्ट, 2 फोटोग्राफ्स आप लगाने वाले हो अपने, ऑब्वियसली कलर्ड फोटोग्राफ्स लगाओगे पासपोर्ट साइज के। एंड अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जाते हैं। ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपकी ये साइट है, ठीक है, दैट इज tintinnsdl.com pan index html, या आप ये वाली वेबसाइट भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है, utiitsl.com, इसमें भी आप जाके कर सकते हो, ठीक है। पैसे कितने लगते हैं मैम? पैसे बहुत कम है, अगर आप बाहर के नहीं हो, इंडियन हो, तो आपके 93 रुपीज है कहीं ना कहीं, और अगर आप बाहर के हो, फॉरनर हो, तो 864 रुपीज चार्जेस हैं। तो ये नाम सॉरी फिगर्स याद रखने हैं, 93 और 864, ठीक है। एंड एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो पैन अपने आप ही चला आता है। तो कुछ बहुत नहीं करना, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर वन फॉर्म, दैट्स 49A। फॉरनर हो तो 49AA। पैसे जेब में लेके जाना 93 रुपीज या 864 रुपए, ठीक है, 864 रुपीज। एंड इसमें 2 साथ में फोटोग्राफ्स देना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह का प्रूफ देना, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। आपका ऑनलाइन ही आजकल पोर्टल के थ्रू हो जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑफलाइन भी कराना चाहते हो तो ऑफलाइन भी हो जाएगा। कह रहे मैम इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? ऑफकोर्स आ सकता है जी एग्जाम में क्वेश्चन। What is the procedure to get a PAN? या what you know about PAN? या write a short note on PAN? या who needs PAN? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको दिख सकता है 3 से 4 नंबर में। इट्स एन ऑफन रिपीट क्वेश्चन। और आज के डेट में आपको पता ही होगा, ये बात तो आपने सुनी है, हर इंसान को पैन और आधार को लिंक करना मैंडेटरी हो चुका है कहीं ना कहीं, तो अदरवाइज वरना दिक्कत आती है बैंक्स वगैरह में, ठीक। सो यू कैन डू पैन के बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑल नीड पैन? registration process and miscellaneous, ठीक है, ये आप कर सकते हो पूरी तैयारी। सॉर्टेड। यहां पैन हमारा खत्म होता है एंड देन वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज टैन। अब मेरे को पता है गलती नहीं करोगे आप टैन के फुल फॉर्म में, इट इज टेम्पररी अकाउंट नंबर और इज इट टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर? आपने कहा मैम वही है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयर है ना बेटा, और जो आपका बेसिकली टीडीएस काटता है या टीसीएस टैक्स कलेक्टेड सोर्स का काम करता है, ठीक है, उसको ये टैन चाहिए होता है, राइट। एंड अगेन इट्स अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक थिंग एंड यूनिक होता है ऑफ कोर्स। एंड जैसे पैन इशू किया जाता है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो टैन इज ऑल्सो इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओनली। आपने कहा ओके मैम, तो ये लगे बंदे से टॉपिक है। एग्जैक्टली पैन जिसके पास इनकम हो रही है उसके पास एक आईडी चाहिए, और टैन जिसको टीडीएस या टीसीएस वगैरह करना है काम, वो एम्प्लॉयर जो बेसिकली है वो टैन का काम करता है। आपने कहा मैम ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स रिटर्न में भरना ही पड़ेगा, आईटीआर में आपको भरना पड़ता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कई जगह दिखाना पड़ता है, चलान्स जो करते हैं ना, चलान्स आपने सुना होगा टीडीएस टीसीएस के, उसके लिए टैन नंबर मेंशन करना है, टीडीएस टीसीएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें करना है, और अदर डॉक्यूमेंट्स में। बेसिकली टीडीएस टीसीएस की जहां भी रिक्वायरमेंट होगी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी इससे रिलेटेड हो रहे होंगे वहां आपको टैन भरना पड़ेगा। सो इवन चलान में तो लाइक मैंडेटरी है। चलान इज अ वेरी कॉमन वर्ड, जब आप एक बार ऑफिस जाओगे ना तो आप ये वर्ड सीख जाओगे, ठीक है। कह रहे मैम टैन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही सिंपल, 2 तरीके, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है। ऑनलाइन वही वेबसाइट है आपकी NSDL TIN, फॉर्म नंबर वही है 49B, वहां 49A था, यहाँ 49B है। आपका टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे भी जाके आप सबमिट कर सकते हो, टिन FC कहलाता है, और ऑनलाइन आप वेबसाइट NSDL TIN पे भी कर सकते हो। गाइडलाइंस पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर ये मिल जाता है, तो ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। 49B डाउनलोडेबल है, ऑफलाइन सेंटर्स पे ये अवेलेबल है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो एंड 3 दिन के अंदर ट्रैकिंग नंबर वगैरह भी आ जाता है, लाइक तो आप उससे ट्रैक कर सकते हो। सो दिस इज नॉट टैन, दिस इज नॉट टैन, ये ट्रैकिंग आईडी है बेसिकली, कि टैन कहां तक पहुंचा, कब मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक। कूल है? यस मैम बिल्कुल कूल है।
आपने कहा मैम ठीक है, सो इट्स लाइक वेरी मच लाइक पैन ओनली, है ना। नेक्स्ट, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की बात करते हुए आपने कहा मैम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 17 से हमारे यहाँ लॉन्च हुआ है, ठीक है। डॉक्टर अरुण जेटली इज नोन एज द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। 1 कंट्री 1 टैक्स की वजह से आया है ये। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, आपके ये जितने थे सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब हटा है एंड इन सबको मिला के एक सिंगल टैक्स करा है हमने ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। सो अगर मैं बात करूं हमारे पास कैटेगरीज कितनी है, वी हैव एसजीएसटी। मेरे ख्याल से मैं आपको वापस ही पढ़ा रही हूँ, आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा अपने टैक्स सब्जेक्ट में। एसजीएसटी दैट स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। यूजीएसटी यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल है। सीजीएसटी सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल है एंड आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड। सो वी हैव 4 कैटेगरीज, वी हैव स्टेट, सेंट्रल, यूनियन टेरिटरी एंड इंटीग्रेटेड। एंड ऑब्वियसली आपका ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, यूनियन वाला यूनियन गवर्नमेंट में ही आता है, ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है एंड ये शेयर्ड होता है बिटवीन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक। नेक्स्ट, आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंट्रा स्टेट पे एप्लीकेबल है, ठीक है, विद इन द स्टेट। अगर आप इंट्रा यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रहे हो विद इन द यूनियन टेरिटरीज तो एप्लीकेबल है। हाँ, आप अगर कहीं ना कहीं आउटसाइड स्टेट्स लेके जा रहे हो कहीं ना कहीं तो वहां पे ये एप्लीकेबल है एंड ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल है ही है। मैं मेरे ख्याल से उतना अच्छा आपको नहीं महसूस कराऊंगी जीएसटी में जितना आपके सर आपको कराते हैं। 40 लाख एंड 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट्स है हमारे यहाँ। हाँ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट घट के आपकी कुल मिला के 10 लाख है, ठीक है। आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में एज वी सेड इट इज 10 लाख, ठीक, जबकि बाकी स्टेट्स में इट इज 20 लाख एंड 40 लाख रिस्पेक्टिवली, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग है, राइट। कौन लोग लायबल नहीं है रजिस्टर कराने के लिए, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है कि पीपल इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स, या फिर उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है स्पेसिफिकली, ठीक है, या तो वो लायबल ही नहीं है या एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। एग्रीकल्चर वाले आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं या स्पेशलाइज्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सो या तो वो टैक्सेबल है नहीं या एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आते हैं जीएसटी में, या एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें कहा है। एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है कुछ के लिए, जैसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया में अगर कोई एनआरआई है तो उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जीएसटी में कितने हैं, जैसे पैन में 10, जीएसटी में है 15 डिजिट्स का, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, नेक्स्ट 10 डिजिट पैन नंबर होता है आपका पूरा का पूरा, उसके अगले 2 14 हो जाएंगे तो एंटिटी का कोड है जिसमें भी आप डील करते हो जिस टाइप के, एंड लास्ट डिजिट चेक सम नंबर है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो वी हैव फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड फॉलोड बाय दैट पैन 10 अल्फा न्यूमेरिक उसका, फॉलोड बाय दैट 2 एंटिटी कोड एंड एक सम चेक डिजिट, ठीक। ये क्लासिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है बच्चों, ठीक है। सो बी वेयर ऑफ दिस। आपने कहा मैम ठीक है, आज के डेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन ही काम हो रहा है यार, ऑब्वियस बात है। कॉमन पोर्टल है gst.gov.in, उसके थ्रू हो जाता है। आप उसमें अपना पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल देते हो, सारी चीजें। एंड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 1, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 1 करके है, उसमें ये डिटेल्स डालते हो, ओटीपी आ जाता है आपके पास, ठीक है, और एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ जाता है। उसके बाद आप पार्ट बी भरते हो इस फॉर्म का, जैसे स्पाइस प्लस में हम नहीं करते थे, तो वैसे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 का भी पार्ट ए और पार्ट बी है। एंड पार्ट ए में आपने बेसिक डिटेल्स भरे तो ओटीपी आया, पार्ट बी में अब आपका कहीं ना कहीं सिग्नेचर लगेगा डीएससी टाइप का, ठीक। एंड उसके बाद फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 इश्यू होता है अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, और एप्लीकेंट फिर जवाब देता है इन 04 पे 7 दिन के अंदर। आपने कहा मैम ठीक है, फॉलोड बाय दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको जीएसटी REG 06 में, एंड रिजेक्ट हो जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 में आ जाता है।
सो बेसिकली 1 और 6 काम के हैं, ठीक है। 3 में तो आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी, 4 में आपने दी, 5 में रिजेक्ट हो गया और 6 में आपका अप्रूव हो गया है। सो बेसिकली ओवरऑल तो यही है बात। आपने कहा मैम क्या क्या बात है, अगर देखी जाए तो देखो 15 डिजिट्स का है, जिसमें से 2, 10, 2 और 1 में डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो आप भरते हो RE01 और वेट करते हो जवाब का इन 06। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो ये आ जाता है 05 में। अगर उन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन मांगी तो 03 में मांगेंगे और 04 में आपने भेजनी है। सो ये फॉर्म्स हो गए आपके, और ऑनलाइन ही चल रहा है। जीएसटी की पोर्टल जो है, जीएसटी का जो वेबसाइट है gst.gov.in, उससे ये काम आपका हो जाता है। सो दैट्स इट। कह रहे हैं मैम हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में एक चीज देख रहे हैं, क्या बताऊं? हम बेसिकली उस टॉपिक का एक बेसिक आइडिया और अंदर के उसके बाद फिर डिटेल्स कर रहे हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एग्जैक्टली हमने पैन में यही किया, पैन का बेसिक और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन। हमने टैन में यही किया, हमने जीएसटी में भी देखो यही किया। कह रहे मैम तो इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं। एग्जैक्टली और क्या पूछ लेंगे वो आपसे, है कि नहीं है? यही पूछेंगे और क्या पूछेंगे। क्लियर? ठीक है मैम, समझ में आ गया हमें जीएसटी भी। बढ़िया। So we did PAN, which is 10 alphanumeric. TAN we did alphanumeric. Both again online, offline apply कर सकते हो. 49A, 49AA, 49B. Then we did GST, which again can be applied online through GST REG01, and you get the registration in 06. It's again a website of government only, www.gst.gov.in. राइट एंड पैन में तो इन्होंने पैसे भी दिए हुए हैं, दैट वाज 93 रुपीज एंड 864 बाहर के लोगों के लिए, ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट है अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। जो भी इंसान अपनी एक दुकान खोलना चाहता है उसको इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। कह रहे हैं मैम क्या बात कर रही हो, मतलब दुकानों का रजिस्ट्रेशन होता है, कायदे से होना चाहिए। आपने कहा मैम ठीक है। एंड स्टेट वाइज ये थोड़ा सा वेरी भी कर जाता है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स। आप देखो, it is applicable to warehouses, office, centers, stores, hotels, eateries, amusement parks, everywhere. जहाँ पे हम working conditions, leave, holidays, जो भी लोग employees हैं उनका भी ध्यान रख सकें, तो registration होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा मैम शॉप का मतलब क्या है? देखो यार, शॉप का मतलब है जहाँ पे गुड्स हम बेचते हैं, ठीक है, रेंडर करते हैं, चाहे बाय रिटेल चाहे बाय होलसेल, सर्विसेज देते हैं हम किसी प्रकार के, ठीक है। स्टोर रूम वगैरह भी इसमें कवर होता है, गोडाउन, वेयर हाउस, ये भी एक तरीके का कवर्ड है। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मींस जिसमें आपकी सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑडिटर के फर्म्स, बैंकिंग फर्म्स, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक आप ये मान के चलिए शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ऑलमोस्ट सारे टाइप के शॉप्स एंड सारे टाइप के एस्टैब्लिशमेंट्स कवर किए जाते हैं। सो वेदर यू आर गिविंग गुड्स और सर्विसेज, और यू हैव अ वेयर हाउस और अ गोडाउन, और you are a firm, you are a small hotel or an eatery, a bakery shop, everything will be covered under shops and establishment. आपने कहा मैम पर हमने इतना सुना नहीं है, बिकॉज ये इतना पॉपुलर नहीं है। एग्जैक्टली आपने कहा मैम तो इसका फिर एप्लीकेशन वगैरह जाता है, बिल्कुल जाता है, एंड इसको बकायदा एक इंस्पेक्टर होता है, चीफ इंस्पेक्टर फॉर अ शॉप, ठीक है। इसको इस एक्ट के तहत लाइसेंस ये देता है चीफ इंस्पेक्टर, एंड इसको आप बेसिक डिटेल्स, आपका एम्प्लॉयर का नाम, जगह कहाँ है, किस चीज का धंधा करते हो, कितने एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करते हैं, एंड बाकी जो भी डिटेल्स मांगे वो दोगे, एंड उसके बाद आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रोमिनेंटली आपका उस एस्टेब्लिशमेंट में आप टांगो, एंड बकायदा रिन्यू कराते रहो पीरियडिकली, जैसा आपके स्टेट में कहा गया हो। जैसे जीएसटी के संग भी बेटा यही है, उसका जो जीएसटी जो सर्टिफिकेट आता है वो प्रोमिनेंटली बाहर टंगना चाहिए, एंड सिमिलरली विद शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, वो भी बाहर प्रोमिनेंटली टंगना चाहिए जो चीफ इंस्पेक्टर ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया। सो द पर्सन इज कॉल्ड एज चीफ इंस्पेक्टर,
एंड इसको आप बेसिक, बिल्कुल बेसिक डिटेल्स देके, एम्प्लॉयर के डिटेल्स, एम्प्लॉय के डिटेल्स, दुकान कहाँ है, किस चीज़ की है, ये सब इन्फॉर्मेशन देके आप इससे सर्टिफिकेट लेते हो एंड थोड़ी बहुत फीस जाती है उसकी, ऑब्वियसली स्टेट वाइज डिफर करती है, एंड आप वो सर्टिफिकेट को टांग देते हो, लाइक दिखे लोगों को कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है प्रॉपर तरीके से। आपने कहा अच्छा मैम, यस। अगला रजिस्ट्रेशन, ESI रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये एम्प्लॉयज के लिए रजिस्ट्रेशन है, कराना एम्प्लॉयर को है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर लॉज में आपको बताऊं। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ESI और अगला टॉपिक EPF लूंगी मैं। कंपनी लॉ में तो इन्होंने इस चीज को स्पाइस प्लस में ही कह दिया है, करवा लो। लाइक यू कैन गिव, रिमेंबर मैंने स्पाइस प्लस में आपको बताया था कि ESIC और EPF का तो रजिस्ट्रेशन आप स्पाइस प्लस के थ्रू करा लो, बिगनिंग में ही एम्प्लॉयर करा के रख ले, एंड एम्प्लॉयर जब रजिस्ट्रेशन करा देगा तो फिर एम्प्लॉय का भी रजिस्ट्रेशन होता है। ESIC इज बेसिकली इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉयज। इसमें थोड़ा पैसा, ज्यादा पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और थोड़ा सा पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। एंड जहां पर भी आपके जो भी फैक्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, होटल्स में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। जहां पे 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, अगर उससे कम है तो ये एक्ट इतना एप्लीकेबल नहीं है। एंड कुछ भी हो जाए, आपको एम्प्लॉयमेंट में इंजरी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, डिसेबलमेंट हो जाए, सिकनेस हो जाए, तो या इवन डेथ, वो आपको इंश्योरेंस का पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा इसकी वजह से। ये एक्ट से नहीं है, 1948 आजादी के टाइम से आपका ये एक्ट चला आ रहा है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। रजिस्ट्रेशन कराना इज लाइक मैंडेटरी इस एक्ट में सारे एम्प्लॉयर्स के लिए। आपने कहा मैम ठीक है, किसको कवर कर रहा है, ये देखिए 10 या 10 से ज्यादा लोगों को कवर कर रहा है। नॉन सीजनल फैक्ट्रीज को, सीजनल फैक्ट्रीज को तो यार वैसे भी हम कवर करते नहीं है, उनका कुछ पता नहीं है कब खुले कब बंद हो जाए। नेक्स्ट, सभी पे एप्लीकेबल है, जैसा मैंने आपसे कहा, थिएटर्स, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर वाले, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सो वेयर हाउसिंग वगैरह, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, हम जितने ज्यादा पे अप्लाई कर सकते हैं कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी 10 लोगों वाली है, यहाँ कैटेगरी जो है वो कई जगहों पे 20 की भी है आपकी। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर ईदर वेज, कुछ जगहों पे 10, कुछ पे 20। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें से वही इंप्लॉयज कवर होते हैं जिनकी सैलरी मैक्सिमम 21,000 पर मंथ है, और आपके कहाँ गए, हाँ, जो लेट्स से जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी 25,000 पर मंथ है। यानी जो ज्यादा हाई प्रोफाइल वाले कैटेगरी के लोग हो गए, जिनकी सैलरी ज्यादा अच्छी है, उनको ESIC में कोई रजिस्ट्रेशन हम नहीं करवाते। ये तो स्पेसिफिकली उन बेचारे लोगों के लिए है जिनको इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और उनको अगर चोट चपेट लग जाए तो उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं होता। सो आपकी जो सैलरी के जो फिगर्स हैं, ये MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कर लो MCQ। MCQ। और डिसेबल्ड लोगों की अगर 25,000 तक भी है तो भी उनको इसमें कवर करेंगे हम। एंड एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 0.75, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 3.25। सो इट्स बेसिकली 4% कंट्रीब्यूशन। तो ये तो एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी में से दे देता है, एम्प्लॉयर अलग से सैलरी में अपना अलग पैसे देता है एम्प्लॉयर। ये अगेन MCQ में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? आपने कहा मैम ठीक है, यानी वेज सीलिंग लिमिट भी है, इससे ऊपर वालों को हम कवर नहीं करते। 21,000 एंड 25,000 फॉर द डिफरेंशियली एबल पीपल। कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 0.75, वाइल एम्प्लॉयर अच्छा एक फिगर कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज आपका 3.25। अब देखिएगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, अभी रिसेंट में चेंजेस आए हैं एक्चुअली। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में अब इन्होंने क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ने बाकायदा क्या लॉन्च किया है, इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल। यूनिफाइड लाइक कंबाइंड, सुविधा ऑब्वियसली हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, इजी हो जाए, श्रम लेबर पोर्टल एक खोला है, यूनिफाइड श्रम आपका एक सुविधा पोर्टल खोल दिया है। एंड इसमें आप सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हो बिटवीन द एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इन्फोर्समेंट एजेंसीज मतलब जैसे ईएसआईसी का कॉर्पोरेशन, ईपीएफ का जो मेन फंड है वो। तो एक सिंगल जगह पे आपका सारा काम हो जाता है। एक बकायदा यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है यूनिट्स को, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं यानी एम्प्लॉयर को। एंड ईएसआईसी और ईपीएफ के लिए अब कॉमन फॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, जैसा मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट स्पाइस प्लस को तो इस पोर्टल पे भी नहीं जाना कंपनीज को, वो तो स्पाइस प्लस के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो आपने कहा मैम ठीक है। एंड गवर्नमेंट ने अब जो भी अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयर कोड वगैरह हुआ करते थे वो सब हटा दिए हैं अलग अलग लेवल पे। सिंगल अब लिन दे दिया है एम्प्लॉयर्स को। एंड 10 डिजिट आपका ये नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये एम्प्लॉय को नहीं मिला है, ये एम्प्लॉयर को मिला है लिन, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आपने कहा मैम अगर एम्प्लॉय को रजिस्टर कराने, दोनों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एम्प्लॉयर तो एक सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन करा दे, लिन ले ले और उसका कई एक्ट्स में रजिस्ट्रेशन हो गया। एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय भी ईएसआईसी की पोर्टल पे जाएगा बेटा, ठीक है, वो अलग पोर्टल पे जाएगा ईएसआईसी पे, वहां पे बकायदा अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह जनरेट कराएगा, बेसिक डिटेल्स देख के न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर के बारे में बताएगा, फॉर्म नंबर 1 भरेगा, फैमिली फोटो लगाएगा, बिकॉज कल को अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस का पैसा उसके घर वालों को मिलेगा, ठीक है। और 6 महीने का एडवांस पेमेंट पहले से ही कर देगा, ठीक है, हर महीने लेट भरने का जरूरत नहीं है। एंड उसको एक C11 लेटर मिल जाएगा जो 17 डिजिट्स का टोटल होगा, एंड दैट विल बी अ प्रूफ कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। वो आगे जाके किसी भी जॉब में स्विच करे उसको ये ट्रांसफर होता रहता है। अब तो सिंगल ऑनलाइन पोर्टल का जमाना आ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन जो है बेटा अलग होना है और एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन अलग होना है। एम्प्लॉयर तो वो जो आपका यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है उस पे होगा, जबकि एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन आज भी ईएसआईसी की पोर्टल पे ही होगा, फॉर्म नंबर 1 भर के। उसको एक 17 डिजिट्स का पूरा ये कोड मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड वगैरह जनरेट करेगा वो आपका ना। एंड यहाँ पे एम्प्लॉयर एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लिन लेके सब में रजिस्टर मान लिया जाएगा। आपने कहा मैम बढ़िया है, ये तो बहुत सिंपल हो गया है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली ये अब आपकी ईपीएफ की बातें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमने बात करी अभी अभी आपके संग किस चीज की, ईएसआईसी की और सिंगल रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर के लिए। पहले हमें मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे अलग अलग एक्ट्स के लिए, अब सिंपल लिन लेंगे। क्या लेंगे, और ये एमसीक्यू के हिसाब से बेटा इंपॉर्टेंट है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर एम्प्लॉयर को मिलेगा। एम्प्लॉय अपना ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन अलग से करवाएगा फॉर्म 1 भर के। अब आई एम ईपीएफ पे, देखो यार ये सारे जितने लेबर लॉज है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस देने के लिए है, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड, ये एक तरीके से ना आपकी सेविंग करने के लिए है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूं एक सेकेंड। सेविंग की हैबिट डेवलप करने के लिए इन एम्प्लॉइज, तो थोड़ा पैसा हम काट लेते हैं बिगनिंग में और वो लास्ट में इकट्ठा करके एक लमसम अमाउंट देते हैं जो उसकी ही सैलरी का होता है, बट वो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड सेव हो गया। हमने कहा मैम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। हाँ, अगर आपके फर्म में, आपकी फैक्ट्री में 20 या 20 से ज्यादा लोग हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, उससे कम है तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। ईएसआईसी में क्या लिमिट थी हमारी कायदे से, ईएसआई की लेस देन इट इज 10 और मोर, राइट। वाइल ईपीएफ में आपकी लिमिट कितनी है, 20 और मोर, ये है आपकी लिमिट्स। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर 2-4 एम्प्लॉय है ना तो यार उसके लिए अब ईएसआईसी और ईपीएफ लेके तो कोई फायदा नहीं है, ऑब्वियस बात है। अब देखो यही मैं आपको बता रही थी जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया, बिजनेस इजी करने के लिए जो श्रम सुविधा पोर्टल बना दी गया है ना, ठीक है, यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल, उसमें 5 एक्ट्स आपके कंबाइन करे गए हैं, जिसमें है ईपीएफ हमने अभी पढ़ा, ईएसआई 1948 वाला, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर में साथ में ना ठेकेदार भी इन्वॉल्व होता है एक्चुअली। सो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है और कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार जिसे हम कहते हैं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 1996 एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं।
ठीक है, ये 5 एक्ट्स को कंबाइन किया गया है। तो व्हाट आर द 4 एक्ट्स? ईएसआईसी, ईपीएफ, ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वाला, आपका बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर वाला एंड साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये 5 को कंबाइन करके श्रम सुविधा पोर्टल पे आप सिंगल एक लिंक जनरेट कराओगे फॉर द एम्प्लॉयर एंड उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कह रहे हैं मैम ये अभी आया है हाल फिलहाल में। एग्जैक्टली ये इनफैक्ट ओल्ड कोर्स में भी अवेलेबल नहीं था। रीजन ये आया ही अमेंडमेंट अभी है तो ऑब्वियसली अभी आएगा। आपने कहा मैम ठीक है। एंड एम्प्लॉय को क्या इशू किया जाता है? एम्प्लॉय को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे दिया जाता है बाय ईपीएफओ। ये एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, लिन एम्प्लॉयर को दिया जा रहा था। ये यहाँ पे 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। ईएसआईसी में अलग था आपका। एंड आज की डेट में आप कहीं से भी कहीं पर भी शिफ्ट करो, राइट, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से लिख देती हूं मैं, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो लेट से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन 1 में काम करता था और अभी वो इसको छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन 2 में जा रहा है। उसकी सारी चीजें ईपीएफ, ईएसआईसी, ये सब आपका शिफ्ट हो जाएगा। एंड आई सेड अबाउट ईपीएफ एंड ईएसआईसी, कंपनी के केस में तो ये आप सीधे सीधे स्पाइस प्लस से कर सकते हो। आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की इन एक्ट्स में जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो कंपनी का काम तो और आसान हो गया है। वो तो स्पाइस प्लस में ही 12-14 जो फंक्शंस लेते हैं वहां से काम कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आया पोल्यूशन कंट्रोल। यार पोल्यूशन कंट्रोल ऑब्वियसली आज की डेट में एक बहुत अग्रीव्ड टॉपिक है एंड इसके लिए लाइसेंसेस वगैरह की जरूरत पड़ती है। आपके टोटल मिला के मैं आपको बताऊं 39 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्पेशल एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एमसीक्यू के हिसाब से भी। टोटल जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया में उसमें से 39 ऐसे आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं जो एनवायरमेंटली खतरनाक माने जा सकते हैं। आपका एनवायरमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट की, वो कहती है एग्जाम्पल लाइक पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट, थर्मल पावर प्लांट्स, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, डाइज मतलब जो कलर डाइंग यूज के लिए होता है, पेपर, इन सब के लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए। सो देयर आर टोटल 39 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक, एंड इनको ना एक स्टेट पे लाइक व्हाट यू कॉल एज एक स्टेज पे इनको कंसेंट नहीं चाहिए। दे नीड एट 2 थिंग्स। वन इज दिस कंसेंट टू एस्टैब्लिश, पहले तो बनने के लिए एस्टैब्लिश हो सके, बिजनेस स्टार्ट कर सके, उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए जो वैलिड होता है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 to 7 years। इट डिपेंड्स कितने साल का आप ले रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, डिजाइनर कौन है। एंड सेकेंड, आफ्टर दैट यू नीड कंसेंट टू ऑपरेट विच इज एप्लीकेबल फॉर नॉर्मली एवरी 5 years और इसको रिन्यू कराते रहना पड़ता है। राइट, सो यू नीड 2 things, कंसेंट आपका टू एस्टेब्लिश एंड देन टू ऑपरेट। दिस इज कॉल्ड एज CTE, दिस इज कॉल्ड एज CTO। एंड इसके लिए ना 2 टाइप के बोर्ड्स हैं, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ थोड़ा सा। सेंट्रल लेवल पे बोर्ड होता है ऑफकोर्स जो यूनियन लेवल पे जो बैठा हुआ है, एंड देन स्टेट वाइज बोर्ड्स अलग अलग भी वेरी करते हैं। सो मेन आपका जो है आप कह सकते हो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। स्टेट वाइज ये नॉर्मली डिफर करता है बिकॉज कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर, अलग अलग फ्लोरा फौना है, तो कितना क्या प्रोटेक्ट करना है उसके हिसाब से लाइसेंस दिया जाता है। सो वी नीड 2 things, कंसेंट आपको 2 किस किस की चीजें चाहिए, एक एस्टैब्लिश करने के लिए, सेकेंड ऑपरेट करने के लिए। राइट, आपने कहा मैम ठीक है। पहला वाला नॉर्मली मिलता है 1 से 7 साल, दूसरा वाला हर 5 साल में रिन्यू होता है। अब सुन रहा हूं 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपकी नंबर ऑफ कैटेगरीज, जैसे व्हाइट कैटेगरी है तो व्हाइट कैटेगरी को तो कोई टेंशन ही नहीं है, व्हाइट कैटेगरी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है सच, ये तो सही चल रही है। देन आई ग्रीन कैटेगरी जिसमें पॉल्यूशन आपका जो इंडेक्स है दैट्स 21 to 40 विच इज ओके, राइट। देन वी हैव ऑरेंज कैटेगरी, इसमें PSI आपका लेवल है 41 to 59 विच इज क्वाइट गुड। एंड ये तो अबव 60 वाले हो गए रेड कैटेगरी। सो वी हैव रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड व्हाइट, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें व्हाइट वाली सबसे कम इंटेंसिटी वाली है। अप टू 20 इट्स व्हाइट, 21 to 40 इट्स ग्रीन, 41 to 59 दैट्स 2020 का आपकी मान के चलो करीबन ऑरेंज, एंड उसके ऊपर तो भाई साहब रेड कैटेगरी में आप कवर किए जाते हैं। ठीक है, आपने कहा मैम ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रीज विच आर कैटेगराइज्ड, आप देखना
अंडर रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी, ये तो कवर है अंडर कंसेंट मैनेजमेंट, यानी इंडस्ट्रीज विच फॉल अंडर व्हाइट कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम वाटर एक्ट एंड अदर, इन लोगों को एज सच कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। बट उन 3 कैटेगरीज को, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, उनको तो सारे टाइप के कंसेंट लेना जरूरी है। एंड अगर व्हाइट कैटेगरी में हो, आपको अगर एग्जेम्पशन लेना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, आपका इंडस्ट्री जो है वो उसी लोकेलिटी में है जो आपके लिए डिमार्केट किया गया है, लाइक सेपरेट किया गया है। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, नॉट मोर देन 1 करोड़, ठीक है। कोई प्रकार का ट्रेड एफ्लुएंस वगैरह डिस्चार्ज नहीं होंगे, कोई एयर पोल्यूशन नहीं होगा, एंड कोई प्रकार के टॉक्सिक या हजार्डस वेस्ट में आप डील नहीं कर रहे हो। सो टू बी अ वाइट कैटेगरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। देखो, रेड, ऑरेंज और ग्रीन तो वैसे भी लाइसेंस लेने की कैटेगरी में जा ही रहे हैं, उन्हें तो लाइसेंस चाहिए ही है। सो आई एम सेइंग जिनको लाइसेंस नहीं चाहिए वो है व्हाइट कैटेगरी। व्हाइट कैटेगरी को लाइसेंस नहीं चाहिए, एग्जेम्पशन मिलेगा प्रोवाइडेड वो 4 कंडीशंस फुलफिल करें। फर्स्ट, वो इस बात की बात करें कि हमारी फैक्ट्री छोटी सी है, 1 करोड़ से कम की प्लांट एंड मशीनरी है। 2, हमारे कोई प्रकार के ट्रेड एफ्लुएंस नहीं हो रहे, एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा। 3, हम उसी एरिया में खोल रहे हैं जो हमारे को डिमार्केटेड है, लाइक लोकेटेड है, सेपरेटेड है हमारा। एंड 4th, कहीं ना कहीं आप बीच रेसिडेंशियल एरिया में तो नहीं खोल सकते ना इंडस्ट्री। एंड लास्ट, ऑफ कोर्स, आपने कोई भी प्रकार का टॉक्सिक या हजार्डस सब्सटेंस में डीलिंग नहीं करी हुई है। सो ये वाली चीज के अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं व्हाइट लाइसेंस मिल जाएगा एंड कोई और परमिशंस नहीं लेनी पड़ेंगी आपको, राइट। कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं, अगर आप देखो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अलग हैं, फॉरेस्ट अलग है, वाइल्ड लाइफ की बात ये दो हमने करी, कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट, देन ऑथराइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड हजार्डस चीज़ों को लेके, हजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं लाइक स्टेट वगैरह की आपके टॉक्सिक वेस्ट के लेके। सो यू नीड अ लॉट ऑफ compliances. There are just not 2 consents. It's not just about consent to establish and operate. बाकी भी तो चीजें चाहिए ना, तो वो चीज, ठीक है। सो ये है एनवायरमेंटल लॉज को लेके आपकी बातें। 4 टाइप के कैटेगरीज, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। PI इनका याद करना है आपको, पोल्यूशन इंडेक्स ऑफ कोर्स। वाइट कैटेगरी कब मिल सकती है, उसकी 4 बातें इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपसे ये बात करूं एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। इसको आप लिख लेना, ठीक। डन। अब ये कैटेगरी अलग हो गई आपकी, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपने कहा मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या? ये ऑफ कोर्स बाहर से आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो या इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ये कोड चाहिए चाहिए। आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे और एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे अगर ये नहीं है। इट्स अ वन टाइम थिंग, एक बार मिल जाता है तो मस्त काम हो जाता है। इसके लिए जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल अलग है, दैट इज DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहलाते हैं ये, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो ये कोड मिल जाता है, इट्स अ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 10 डिजिट का कोड होता है, DGFT देता है ये आपको। एंड ऑफ कोर्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बेनिफिट्स वगैरह लेने के लिए ये काफ़ी काम आता है। वन टाइम मिलता है, एज आई सेड, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। इंपोर्टर्स इसके बिना प्रोसीड नहीं कर सकते और एक्सपोर्टर्स इसके बिना बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे एक्सपोर्ट के, जो भी उन्हें मिलते हैं। एंड कस्टम में क्लियरेंस के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। कोर्ट में, कोर्ट कह रही हूँ, बैंक्स में जब आप ट्रांजैक्शंस करोगे ऑनलाइन, फॉरेन करेंसी आएगी या जाएगी, आपका सामान इधर से उधर जाएगा या, तो उसके बिना तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते आज की डेट में। तो आपने कहा मैम ये तो मैंडेटरी टाइप की चीज़ है। एग्जैक्टली आपको ऑनलाइन है सब सिस्टम, ठीक है, सब ऑनलाइन कर देना है। DGFT की वेबसाइट पे जाओगे, पोर्टल पे जाओगे, लॉगिन बनाओगे अपना वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपना एक्टिव फर्म्स परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन दे दोगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ या इनकॉर्पोरेशन, अगर इंडिविजुअल हो तो भी आप रजिस्टर हो सकते हो, और अगर फर्म वगैरह है, कंपनी है, तो भी रजिस्टर हो सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एड्रेस, अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, DSC या आधार वगैरह के डिटेल्स जाएंगे, बेसिक डिटेल्स जो जाते हैं आपके, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। एंड आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है, इतना कोई हैतवा वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। कंफर्टेबल विद दिस। नेक्स्ट,
दवाइयों का धंधा करना चाहते हैं मैम, आपको पता है ड्रग लाइसेंस अगर आप सोचते हो ऐसे ही मिल जाता है आसानी से, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। कायदे से अगर टेक्निकलिटी की मैं बात करूं तो इतनी आसानी से ड्रग लाइसेंस नहीं मिलता है माय डियर। आपने कहा मैम इन्हें क्या चाहिए होती है? भाई साहब आप ड्रग्स की दुकान, एक तो वॉलेट ड्रग्स नहीं, ठीक है होश में आ जाओ, मेडिसिन वाली दुकान आप ऐसे नहीं खोल सकते हो। इट इज कवर्ड अंडर अ प्रॉपर एक्ट दैट इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। आपके स्किन केयर में ये सब चीजें कवर होती हैं। एंड मैं आपको बताऊं दो तरीके के लाइसेंस हैं, एक रिटेल लाइसेंस है और एक होलसेल लाइसेंस है। ये देखिए, वन इज द रिटेल लाइसेंस एंड द अदर इज होलसेल ड्रग लाइसेंस, जो होलसेल में काम करता है दवाइयों का थोक के भाव में, एंड जो आपके आसपास केमिस्ट की दुकानें होती हैं वो रिटेल होती हैं। एंड अब आप देखिएगा इन मोस्ट स्टेट्स अ रिटेल ड्रग लाइसेंस इज ओनली इशूड हु पोजेस अ डिप्लोमा इन फार्मेसी बाकायदा फ्रॉम सम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर गिविंग प्रॉपर फीस। एंड ये कंडीशन होलसेल वालों को जरूरत नहीं है। रिटेल वालों को मैम क्यों जरूरत है? बिकॉज यार आप तो सीधे कस्टमर के संग डील कर रहे हो, आप तो कितना कुछ गड़बड़ कर सकते हो, कितना हार्म पहुंचा सकते हो उनको। सो देयरफॉर यू नीड अ लाइसेंस। होलसेल वालों को तो रिटेल को ही बेचना है, तो उनको लाइसेंस की जरूरत एज सच, ये जो फार्मा की डिग्री है फार्मेसी की, वो नहीं चाहिए। इसके अलावा भी और रिक्वायरमेंट है दुकान खोलने की दवाई की। आपने कहा मैम क्या? कम से कम आपके पास 10 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए होलसेल का आउटलेट खोलने के लिए, और अगर आप रिटेल और होलसेल का कंबाइन खोलना चाहते हो तो 15 मीटर स्क्वायर आपके पास जगह होनी चाहिए। आपने कहा मैम ठीक है, तो सिर्फ अगर होलसेल खेलना है तो 10, अगर आपको रिटेल का और होलसेल दोनों साथ में खोलना है, कंबाइंड टाइप का करना है, तो आप उसको 15 स्क्वायर मीटर लेके जाओगे। आपके पास एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए एंड एसी होना चाहिए, बिकॉज यार कई मेडिसिन ऐसी होती हैं, कई इंजेक्शन आपने ऐसे देखे होंगे जो रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं, फ्रिज में। सो वो चाहिए चाहिए। एसी होना चाहिए बिकॉज दवाइयाँ गर्मी में खराब हो सकते हैं। एंड आपको लेबल होना चाहिए, लेबलिंग लाइक स्टिकर्स चिपका के आप रखो कि कौन सी वैक्सीन क्या है, कौन सी दवाई किस चीज की है, इंजेक्शंस वगैरह कहाँ कैसे रखने हैं, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। सो अगर मैं सामान की बात करूं, सो यू नीड 10 स्क्वायर मीटर की जगह होलसेल में, 15 स्क्वायर मीटर होलसेल प्लस रिटेल में। अगर मैं बात करूं सामान क्या चाहिए, एसी और फ्रिज चाहिए आपको रखने के लिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए बकायदा आपको। होलसेल जो बंदा है उसको चाहिए कहीं ना कहीं आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ सेल जो हो ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन। अगर फार्मासिस्ट नहीं भी है तो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए जिसको कम से कम ग्रेजुएशन है जो, और ग्रेजुएट है जो, और 1 साल का एक्सपीरियंस है ये दवाइयां बेचने के काम में, या उसने एक स्पेशल टाइप की डिग्री है SSLC करके, वो भी फार्मेसी से रिलेटेड चीज होती है, उसमें 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो ये सब ड्रग्स वगैरह बेचने में। सो आप या तो फार्मासिस्ट हो, या फिर नॉर्मल ग्रेजुएट हो जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर SSLC का डिग्री हो 4 साल का, उसमें आपने एक्सपीरियंस किया हुआ हो। रिटेल में आप ऑफकोर्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, एंड ये बंदा हमेशा ही प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स। कह रहे हैं मैम ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है क्योंकि लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंट्स दोगे ना ड्रग लाइसेंस के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर, आप कौन खोल रहा है दुकान, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फीस वगैरह क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, 10 स्क्वायर मीटर या 15 स्क्वायर मीटर है या नहीं, एसी फ्रिज वगैरह है या नहीं, दुकान किसके नाम पे, ओनरशिप किसके नाम पे, अगर आपके नाम पे नहीं है तो रेंट अग्रीमेंट दिखाइए आपका, ये सारी चीजें, की प्लान, ब्लूप्रिंट, साइट प्लान, किस तरीके से आप दवाइयाँ कहाँ रखोगे, ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट्स में जाएंगी। आपने कहा मैम बहुत सारी चीजें हैं, यस, और इसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाता है। ड्रग लाइसेंस मिलना इतना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ड्रग लाइसेंस में ना अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंट बात करो तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, लाइक व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू ओपन अ ड्रग लाइसेंस, टू गेट अ ड्रग लाइसेंस, ठीक है, कूल। कह रहे हैं मैम इन सब चीजों का भी एक्चुअल में रूल्स होते हैं, या ऑफ कोर्स सर होने भी चाहिए ना, गलत सलत दवाई कोई दे देगा। हमारे इंडिया में तो कई बार लोग डॉक्टर पे भी नहीं जाते, हम तो सीधे केमिस्ट पे ही जाते हैं और उसी से पर्ची बनवा लेते हैं। हाँ मैं आपको बताऊं सबसे मजेदार बात, केमिस्ट वर्ड भी गलत वर्ड है। केमिस्ट सब लोग दुकान पे अपने आसपास कह रहे हैं मैम केमिस्ट गलत वर्ड क्यों है?
क्योंकि कायदे से एज पर इंग्लिश टर्म्स जो फिजिक्स जानता है वो फिजिस्ट, जो केमिस्ट्री जानता है, जो केमिस्ट्री में लैब में काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज केमिस्ट। ये नहीं कहलाते हैं केमिस्ट आपके, ठीक है। सो अब हमारा यूज होता है इंडिया में तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, खाने पीने की बात करें और इस लाइसेंस की बात ना आए, आई थिंक आप में से कई लोगों ने इस लाइसेंस के बारे में सुना हुआ होगा। क्या है FSSAI का लाइसेंस? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। एंड आपको मैंने जैसे ही बोला था इस चैप्टर के बिगनिंग में, इवन जो ठेला वाला है ना बेटा, उसको भी फूड का FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए। कल के भी न्यूज़पेपर में आया था, मुंबई से गोवा ट्रेन जा रही थी और उनके ट्रेन में पैंट्री कार में चूहे खाना खा रहे थे। इमेजिन दैट इज द काइंड ऑफ SSAI वी हैव। आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली कि बट दीज आर द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स वी मेंटेन। और अगर ये अथॉरिटी ही ना हो तो बस बेड़ा गर्क गया। इनफैक्ट ये क्रिएट ही 2011 में हुई है और सारे मैन्युफैक्चरर्स, सारे ट्रेडर्स, सारे रेस्टोरेंट्स जो भी फूड बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको एक 14 डिजिट का रजिस्ट्रेशन लेना नंबर या लाइसेंस नंबर लेना जरूरी है। छोटे वाले जो होते हैं फूड वेंडर्स, उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, और जो बड़े होते हैं उनको तो लाइसेंस मिलता है। अभी मैं आगे वाले वीडियोस में स्लाइड्स में कराने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसका वेबसाइट अवेलेबल है आपकी फॉस्कोस FSSAI.gov.in, उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करा सकते हैं, बट नॉर्मली अब लोग ऑनलाइन ही कराना पसंद करते हैं। सो वी हैव द बॉडी विच इज कॉल्ड एज इट्स FSSAI, राइट। एंड अब आप देखो किस किस को रजिस्ट्रेशन चाहिए। पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, पेटी मतलब छोटे, जो छोटा ठेल लगाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं कोई प्रकार का खाना पीना, जैसे इवन चने जोर गरम, आपकी भेल, गोलगप्पे, राइट, ये सब भी इसमें आएंगे। टेम्पररी स्टॉल होल्डर, टेम्पररी होते हैं, चले जाते हैं अपने घर, खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना इवन इन द रिलीजियस और सोशल गैदरिंग, एक्सेप्ट अ केटरर। केटरर इस कैटेगरी में नहीं आता, राइट। इन सबको एनुअल, जिनका भी स्मॉल स्केल बिजनेस है, फूड बिजनेस है, एनुअल टर्नओवर जिनका 12 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड, खाने पीने का जो है वो अदर देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें 100 किलो या पर लीटर 100 लीटर पर डे से ज्यादा नहीं है। एंड आपका दूध वगैरह की अगर बात करें तो 500 लीटर तक अलाउड है। जानवरों की बात करें स्लॉटर करने के लिए यानी काटने के लिए जानवर, 2 बड़े जानवर, 10 छोटे जानवर या 50 चिड़िया, 50 चिड़िया का मतलब हुआ हेन वगैरह, ठीक है। उन सब की बात करें तो इन सबको रजिस्ट्रेशन चाहिए। कह रहे हैं मैम इन सबको रजिस्ट्रेशन चाहिए, यानी सड़क पे जो ठेल लगा रहे हैं, पेटी वर्कर्स, आपके स्टॉल होल्डर्स, टेम्पररी स्टॉल होल्डर्स, उनको चाहिए। दूसरा, जो भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा का नहीं है, उनको चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं खाना पीना जो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दूध वगैरह हटा दो, तो आपका 100 लीटर या 100 किलो पर डे, ठीक है। अगर दूध की बात करें तो 500 लीटर पर डे तक अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। जानवर काट रहे हो तो 2 बड़े, 10 छोटे और 50 चिड़िया, इनमें से आप कुछ भी अगर कर रहे हो, यू नीड रजिस्ट्रेशन। आप इनमें अगर इससे कम में हो, इससे ज्यादा में हो तो ऑब्वियसली लाइसेंस चाहिए। कह रहे हैं मैम यानी अगर कोई भी खाने पीने का काम करता है, यस, तो उसको लाइक कुछ तो चाहिए, या तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस चाहिए उसको, ठीक है। आपने कहा मैम पर लोग लेते नहीं है, वही बात है ना यार, इंडिया में लोग लेते नहीं है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनको यहाँ पे FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और अगर कराना है तो आप पेटी फूड वाले जो हैं फॉर्म A भर के, एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो उससे रजिस्टर करा सकते हो। लाइसेंस की मैं बात करूं तो अब आप देखना, जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 12 लाख से कम पे तो हम गए रजिस्ट्रेशन में, 20 करोड़ तक का अगर है आपका, तो आप मीडियम साइज में रजिस्ट्रेशन कराओगे। और अगर आप 20 करोड़ से भी ज्यादा हो तो आप लार्ज फूड कैटेगरी में जाओगे और वहां आप सेंट्रल FSSAI लाइसेंस में रजिस्ट्रेशन कराओगे। सो इफ यू आर रेंजिंग बिटवीन 12 लाख टू 20 करोड़, यू गो फॉर स्टेट FSSAI लाइसेंस। If you are more than 20 crore, then you go for the large, like central license. So below 12 lakh, registration. 12 lakh to 20 crore, medium level का license, state level.
and above 20 crore central level license which is the biggest license, right? ठीक है, एंड इसमें आपको कहीं ना कहीं फॉर्म सी वगैरह में ग्रांट हो जाता है ये लाइसेंस, एंड फॉर्म बी आप भरते हो तो सी में मिलता है, 1 से 5 के लिए होता है, एंड इसको आप रिन्यू वगैरह कर सकते हो। सो अगर हम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की टोटल बात करें, ये रहा आपके लिए डायग्राम, चेक करिए। स्टेट लाइसेंस 12 लाख से 20 करोड़ तक का, सेंट्रल लाइसेंस लार्ज फूड बिजनेस 20 करोड़ से ज्यादा, जो 2 से ज्यादा स्टेट्स पे ऑपरेट करते हैं उनके लिए भी, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी। और रजिस्ट्रेशन किन के लिए चाहिए? जिनका 12 लाख से कम की बात है। तो यहाँ पे 3 बातें हैं सेंट्रल की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑपरेट्स इन 2 और मोर स्टेट्स, एंड लार्ज फूड बिजनेसेस। ठीक है, यहां पे हो गए आपके FSSAI लाइसेंस खत्म। बैंकिंग से पहले NBFC का भी रजिस्ट्रेशन दिया है बेटा, उसका मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, आप वहां से रजिस्ट्रेशन करिएगा, यहाँ पे दोबारा करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बार बार करिए, क्यों बार बार करिए, एक बार करिए वही काफी है, है कि नहीं। नेक्स्ट, बैंक्स का मैम पता ही है, बैंक्स को तो यार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाइक रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स पहले वो लोग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं प्रॉपर तरीके से, इनको मिनिमम पेड अप कैपिटल रखना होता है, ये फिगर्स आपने याद करने होंगे, दैट इज 500 करोड़ रुपीस इनको मिनिमम कैपिटल चाहिए यूनिवर्सल बैंक्स के लिए, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनको 200 करोड़ ही चाहिए। यानी आपके 2 कैटेगरी के बैंक्स हैं ना, जनरल और स्पेसिफिक कैटेगरी। सो जनरल वालों को 500 करोड़, बड़े बैंक्स जो आप देखते हो जैसे कैनरा, PNB वगैरह, एंड छोटे बैंक्स को जो स्मॉल एरिया बैंक्स या लोकल एरिया बैंक्स आप कहते हो उनको 200 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल चाहिए कम से कम, एंड इनकी सब्सक्राइब कैपिटल एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल होनी चाहिए। यानी अगर आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है तो कम से कम 50 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब करी हो। आपकी पेड अप ऑलरेडी सब्सक्राइब की आधी होनी चाहिए, यानी अगर लोगों ने 50 करोड़ सब्सक्राइब किया है तो कम से कम 25 करोड़ तो दे ही चुके हो, यानी ऑथराइज्ड का आधा सब्सक्राइब का आधा पेड अप होना चाहिए। आपने कहा मैम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाफ एंड हाफ आप ऑल्टरनेटिव याद कर सकते हो, इसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड जो पर्सन होल्ड कर रहा है बैंकिंग कंपनी में उसके वोटिंग राइट्स मैक्सिमम 10% होंगे। सो लिमिट है यहाँ पे 10% की वोटिंग राइट्स पे, एंड RBI को अपनी शेयर होल्डिंग वगैरह सब कोई डिस्क्लोज करेंगे, एंड RBI का लाइसेंस लेना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। सो द मिनिमम पेड अप कैपिटल यू नीड टू हैव is 500 crore in big banks and 200 crore in small banks. Whatever your authorized capital is, the subscribe should be at least 50 and उसका 50% should be of paid up capital and the paid up capital required is 500 crore. So imagine उस हिसाब से भी आप फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। हर पर्सन की लिमिट होगी वोटिंग राइट्स पे, 10% से ज़्यादा किसी भी पर्सन का वोटिंग राइट नहीं होगा, बैंक्स में कंट्रोल वैसा नहीं होगा, एंड सबको अपने जो भी होल्डिंग्स हैं वो डिस्क्लोज करने होंगे, एंड RBI का लाइसेंस तो चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्पाइस प्लस जैसा करता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बढ़ते हुए IRDA की तरफ। IRDA किस चीज का रजिस्ट्रेशन है बेटे? कह रहे मैम IRDA इज फॉर इंश्योरेंस, या ये तो अब आपकी दुकान खुलवा दे रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं इंश्योरेंस का भी रजिस्ट्रेशन ले लो। ठीक है, क्लासेस हैं यार तरह तरह की, LIC अलग चीज है, GIC जनरल इंश्योरेंस अलग है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, और री इंश्योरेंस बिल्कुल अलग है। आपने इसके बारे में सबसे कम सुना होगा बिकॉज ये इंश्योरेंस कंपनीज को ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस, सो वी हैव लाइफ, हेल्थ, जनरल लाइक फायर, मरीन वगैरह, एंड री इंश्योरेंस, राइट। सो पहले तो आप ये 4 बातें समझना। नेक्स्ट, आप जो अप्लाई कर रहे हो यू शुड बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, एंड आपका ऑलरेडी पब्लिक कंपनी का फॉर्मेट होना चाहिए। मेन ऑफ कोर्स इंश्योरेंस बिजनेस आपके ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ हो, एंड आप स्पेसिफिकली किसी एक एक्सक्लूसिव इनमें से इंश्योरेंस के टाइप को चुनोगे। आप सब कैटेगरीज में नहीं जा सकते, आप 2 में भी नहीं जा सकते, आप सिर्फ 1 में जाओगे, राइट। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो है 100 करोड़ रुपए आपकी लाइफ, जनरल और हेल्थ के लिए, जबकि री इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा डबल है, दैट इज 200 करोड़ रुपए। सो 4 कैटेगरीज, पहले कंपनी बनाओ, पब्लिक कंपनी बनाओ, इंश्योरेंस उसके ऑब्जेक्ट में लिखो, उसके बाद 4 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी चुनो,
उसके अकॉर्डिंगली आपका मिनिमम कैपिटल होगा। अगर वी है तो 200, वरना 100 करोड़ में ही काम बन जाएगा आपका। एंड आपके पास फिर अप्लाई करना होगा IRDA को। जो भी होगा, इंडियन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भी कर रहे होंगे सब लोग अपने डिटेल्स देंगे। अथॉरिटी चाहे तो आपको रजिस्ट्रेशन देगा, ना चाहे तो कैंसिल कर देगा। एंड ऑफ कोर्स नाम में इंश्योरेंस या आपका जो नो अश्योरेंस वर्ड जो है वो होना चाहिए, वरना मिलेगा ही नहीं रेट आपको। और अगर पहले मना किया हुआ है तो बाद में भी मुश्किल ही है कि आपको दिया जाए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड 2 फॉर्म्स चाहेंगे, इट इज R1 एंड R2, ठीक। इतना आसान नहीं है IRDA में रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना, इनकॉर्पोरेशन वगैरह का पूरा प्रोसेस रहेगा। ये देख लीजिए R1 एंड R2, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, क्लैरिफिकेशन वगैरह अगर कुछ चाहिए होगी तो IRDA आपसे ले लेगा, ठीक। देन आपको एविडेंस देने पड़ेंगे क्या क्या। 100 करोड़ है अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस हो, 200 करोड़ है अगर री इंश्योरेंस में हो, ठीक है। आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा बाय द प्रमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, किसके पास कितने शेयर्स है बताना होगा। प्रोस्पेक्टस अगर इशू किया है तो वो दोगे। इंश्योरर वगैरह की तरफ से स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपने क्लाइंट्स के संग क्या रखोगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है, वोटिंग अग्रीमेंट्स वगैरह कैसे हैं। एक नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ेगी 5 लाख रुपए, जो किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल के द्वारा आपका डिक्लेरेशन। सब में मोटा माटी तो सेम ही है, पेड अप कैपिटल और फॉर्म नंबर वगैरह बदल जाते हैं, बाकी तो क्योंकि कंपनी है तो उसके बेसिक डिटेल्स जाएंगे। और ये नॉन रिफंडेबल फीस जो जाएगी आपकी एट हैदराबाद में पेबल होगी, ठीक है, या ऑनलाइन भी आजकल तो पे हो सकती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक। अभी एक और बात आई, इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पॉलिसी। स्पेशल लाइसेंसेस चाहिए कुछ इंडस्ट्रीज को, आप देखिएगा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी। फर्स्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट्स एंड टोबैको, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस, एक्सप्लोसिव या हैजार्डस केमिकल्स। ये जो मेन वैरायटी हैं आप देखो यार, दे आर ऑल पब्लिकली हार्मफुल, है ना, पब्लिकली हार्मफुल हैं और हमें बनानी भी है बिकॉज इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आती हैं, भले ही लोगों को नुकसान हो। ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आपको क्या कंज्यूम करना है और क्या नहीं, राइट। सो उस तरीके से इनको स्पेशल लाइसेंसिंग पॉलिसी में कवर किया जाता है। इंडस्ट्री, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 2-3 बार आ चुका है। व्हाट इज या विच इंडस्ट्रीज नीड स्पेशल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है ना। तो इनको चाहिए स्पेशल लाइसेंसिंग पॉलिसी। कह रहे हैं मैम इनके ऊपर लोकल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। भाई साहब, आप स्टैंडर्ड अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स टू बी लोकेटेड विद इन 25 किलोमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड अर्बन एरिया ऑफ 23 cities having a population of 1 million as per 1991 सेंसस। कब की बात कर रहे हैं, पैदा हुई थी मैं आज से 30 साल पहले 1991 में भाई साहब, ठीक है। दे नीड एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, राइट। सो ये अभी इसमें स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली चेंज हो गए हैं, ठीक है। एंड अभी इन सब में यू नो वी डोंट टॉक अबाउट इट, राइट। एंड इसका जो है अथॉरिटी जो है वो DPIIT है, ठीक है। एंड वो इंडस्ट्री लाइसेंस देते हैं। नई ऑनलाइन फाइलिंग 15 मई 2014 से आपकी एप्लीकेबल हो गई है, 3 साल की आपकी वैलिडिटी हो गई है। G2B आपका पोर्टल डेवलप किया गया है, सिंगल पोर्टल है ये। उसमें हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देखिएगा। फॉर्म आपका ये जाता है FCIL करके, इंडस्ट्री लाइसेंस, ठीक है ना, दैट्स इंडस्ट्री लाइसेंस। फॉरेन कोलैबोरेशन के संग हम देते हैं उसको साथ में, एंड क्योंकि बाहर के लोग भी इस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं, ऑब्वियस है। लाइसेंस वगैरह का कंप्लीशन चेक करते हैं, स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को भेजा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि लाइसेंस मिलना है या नहीं मिलना है। लाइसेंस मिलना इतना आसान काम नहीं होता। एंड एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम भी बनाया जाता है। कह रहे हैं मैम किसके लिए, देखें, ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स exempted from the requirement of industrial licensing and they have an investment in plant and machinery of 50 crore, turnover of 250 crore and above, they need to file an IEM, that is Industrial Entrepreneur Memorandum, in a prescribed format, that is Part A
एंड ये आपका G2B जो पोर्टल है उसके थ्रू फाइल होगा। 50 करोड़ 250 करोड़ आपका लिमिट्स क्रॉस हो रहे हैं तो हम एक IEM इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम आपसे साइन करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीकॉम लाइसेंस। टेलीकॉम लाइसेंस हो गए जैसे वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, इन सब के लाइसेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। एंड ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियस बात है, आपके अदर सर्विस प्रोवाइडर्स की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। टेली बैंकिंग, टेली एजुकेशन, टेली नेटवर्किंग, कॉल सेंटर, इन सब के लाइसेंसेस हैं। 2 टाइप के OSPs हैं, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। तो आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं और विद इन इंडिया भी कर सकते हैं। बाकायदा टेलीकॉम इंडस्ट्री है हमारी यहाँ पे। कंपनी होनी चाहिए आपकी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, फर्स्ट कंपनीज एक्ट में। LLP वगैरह भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OSP का लाइसेंस आप अप्लाई करोगे थ्रू ऑनलाइन पोर्टल एट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ठीक है। एंड ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। एंड अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आप ऑफकोर्स इन्फॉर्म कर दोगे टू द डिपार्टमेंट। एंड क्या किस तरीके का ट्रैफिक रहेगा, किस तरीके के आप करने वाले हो काम, टेली बैंकिंग, टेलीफोन या और भी कोई प्रकार की सर्विसेज हैं आपकी कंपनी में या LLP में, कौन पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या रहे हैं, कब से इनकॉर्पोरेटेड है, बोर्ड रेजोल्यूशन इस रिगार्डिंग, लाइसेंस वगैरह के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA, COI सब आप सबमिट करोगे। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ये लाइसेंस मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। एंड इसको फर्दर हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 10 ईयर्स। सो काफी लंबे समय के लिए मिलता है और इससे कम में तो आप क्या ही आओगे ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कराने। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइसेंस। इसमें ना MCQs वगैरह इन पूरे चैप्टर में से काफी सारे उठ के आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल टॉपिक्स तो आते ही आते हैं। सो बी वेयर ऑफ द सेम ऑल्सो, ठीक है, बच के रहिएगा उससे। दैट्स इट। ये है इन दोनों चैप्टर्स की समरी। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको मजा आया होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते जाइए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। दिस इज नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ।